अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने जब खिताब किया। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने तोहफा, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। अब क्यों गए हैं सब इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन में। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं, और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है ना, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है। आज जो जाने से, आज के दिन में ही वेडनेसडे वाले दिन मोदी साहब ने 2 बातें की हैं। पुतिन से बात की और फिर ज़ेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के सदर हैं, हम दोनों से बात की है। जो मेन इसका कंक्लूजन था, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे उन्होंने कहा है, और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मोदी जी को इलेक्शन के बाद आने की दावत दी है। जो इनविटेशन आई है, इनविटेशन ऐसे नहीं होती। जाहिर है जब आपके ऊपर उन्हें एतमाद होता है, वो समझते हैं कि वी हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड से, तब इनविटेशनें दी जाती हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट पे बात करने की दावत दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि भारत ने और डॉक्टर जयशंकर साहब ने, इन्होंने यूक्रेन और रशिया पे जो एक न्यूट्रल अपनी पोजीशनिंग रखी है, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मोदी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट टू डिस्कस पीस इन द एरिया। बल्कि ये क्रेडिट देना चाहूंगा मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को कि दे हैव टेकन इंडिया टू दिस नेक्स्ट लेवल। आप ये स्टेटस कब एंजॉय करते हैं, टू बिकम अ पीस कीपर या नेगोशिएटर या रीजनल पावर? तो आपको कुछ देना पड़ता है, ट्रेड है, कहते हैं ना, चुधाटें जो होती हैं, जब चौधरी बनना होता है तो कुछ पैसा लगाना होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि भूटान गए हैं, वहां हॉस्पिटल दिया उन्होंने। यहां भी मुसलसल यूक्रेन में भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे उनको सप्लाई कर रहा है। तो आज जब उनकी बात हुई तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक तो शुक्रिया अदा किया कि आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, उसका शुक्रिया। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मे खेसर से मिलेंगे, और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। और भूटान, आपको पता है, एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे, इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है। और इसी तरह दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो चाइना इज़ देयर, और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान में उनका बड़ा ही ग्रैंड और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भूटान के नौजवानों ने गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा किया। हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है।
तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपनी इशूज़ हैं उसको उन्होंने ख़त्म की। कन्फ्लिक्ट हर नेशन का, हर कंट्री का किसी ना कंट्री के साथ होता है, सबके साथ इशू होता है, लेकिन उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट रखना है, कंट्री की जो इकोनॉमी है, कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है तो हो नहीं रही। इसी के ऊपर बात करेंगे। और दूसरे कंट्रीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर को किस नजर से देख रहे हैं, इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या पॉपुलैरिटी है इंडिया की या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, या पूरी दुनिया में उनकी क्या पॉपुलैरिटी है। यूक्रेन और रशिया किस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखा होगा, पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लग रहे हैं, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस टाइम में पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यार है कौन है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन है पाकिस्तान में जो यारी लगाना चाहता है मोदी के साथ। वो मोदी का पिछले साल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें से उसने पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं किया, ना डायरेक्टली किया ना इनडायरेक्टली किया। और इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ, यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया। ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 9 अरब डॉलर है। ठीक हो अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये बाकी पैसे आप कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असम्बलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर 0 भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये 17 साल से नारे लगाते जा रहे हैं, और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि इमरान खान या नवाज शरीफ है या बेनज़ीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आए तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है। देखिए इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते, और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो है उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इस मामले को समझे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन अब ये दोनों तरफ से नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठेंगे
तो आपको रिवार्ड हुकूमत के तौर पे मिलेगा और वो हुकूमत एक पपिट होगी। ठीक है, नहीं एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट ट्रेड दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अगर नारे लगेंगे तो ट्रेड दोबारा से हो पाएगी? और दूसरे नंबर पे मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी मायनों में नहीं आएगी, जब तक वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज क्लियर नहीं होगी, हाँ भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया पहल नहीं करेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसे अब जरूरत है नहीं। जो मुझे नजर आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, अभी तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो हैं उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली जब नहीं की, असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है, तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। और आप दूसरी साइड पे देख लें कि जो यूक्रेन का जो हेड ऑफ स्टेट है, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन के बाद मोदी इधर का जो है वो विजिट करें। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कितने हेड ऑफ स्टेट्स ने कहा कि आप हमारे यहाँ के विजिट करें? बहुत बड़ी बात की है कि वाकई में ये खबर मैं भी सुन रहा था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे थोड़ा सा कम करने के लिए, खत्म करने के लिए पीस मेकर के तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना रोल प्ले करें। और ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया है और हेडलाइन ये चाह रही थी पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी अ पीस मेकर। और अभी देखे ना वो, और हम उसी को कहते हैं ये मोदी का जो यार है वो गद्दार है, या वो जो नरेंद्र मोदी है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। अभी आप देखें कि दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने, अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं, G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें, जब इस तरह उनकी प्रायोरिटीज चेक करें और हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना, हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ, और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है, और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं, और हमारा हेल्थ का बजट भी 3 बजट से कम है। ठीक है, और हमारी प्रायोरिटीज का ये हिसाब लगा ले कि जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाती है इस पे हम अपना सारा बजट यूज कर देते हैं, ठीक है, बजाय ये कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है दिलशाद भाई, और भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन जब मैं पब्लिक से ये बात करता हूँ ना कि यार ये क्या वजह है, नफरत क्यों यहाँ पे क्रिएट की जाती है, हमारे मीडिया के थ्रू क्यों बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडियन पॉलिटिशियन दुश्मन है, या इंडिया के नरेंद्र मोदी दुश्मन है, तो मुझे अक्सर ये भी आप बताइएगा जवाब देखने को सुनने को मिलता है कि नहीं भाई ये एक साइड नहीं, दोनों साइड पे ऐसे होता है। जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हैं, यूएई में कोई इंडियंस मौजूद हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? क्या आपके वहाँ पे ऐसे नारे लगते हैं? आपने कोई देखा प्रॉपर ऐसे नाम लेके उधर उनकी असेंबली में कह रहे हो कि इमरान खान का जो यार है या नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नहीं, वहाँ पे इस तरह का कोई चीज देखने को नहीं मिली। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अभी तक हम पहले स्टेज के ऊपर ही हैं, एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर ही भी है अभी, कि हम अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे अभी तक तो हमारी जमहूरियत हमने स्टार्ट ही नहीं की, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, और वहाँ पे जमहूरियत पनप रही है। और देखिए, अपनी हुकूमत हर टर्म्स अपनी पूरी करती है, प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता है, और वो मुल्क तरक्की भी कर रहा है। और हमारे यहाँ तो अभी तक, अब यहाँ पे देखेंगे जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, जब भी करीब आने लगते हैं, अब नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। अब मुझे बताएं कि मुंबई अटैक्स करवाने वाला बंदा कौन था और वो कौन लोग थे, और मैं उनको जानता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता, ऑडियंस भी बेहतर जानती है। ठीक है, उसके बाद बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का,
वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे, और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। कोई चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, LOC के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक मसला हल हो चुका हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक क्लैश आया, फिर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है वो शुरू हो जाती है, सरहदों पे तनाव शुरू हो जाता है। इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में हमारे पास स्लोगन्स यही होते हैं और इसी स्लोगन्स की बेस पे हम इलेक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज और इंडिया का इमेज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रॉपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल इदारे और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ये कहती नजर आ रही हैं कि भाई वाकई में पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है या टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और जो इंडिया का स्टांस है पाकिस्तान को लेके, जो उनका मौकफ है वो ठीक है, ये वो लोग कहते नजर आ रहे हैं। टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्जाम इसलिए लगता है, वो मुबैना तौर पर वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने दूसरों की जंगों में शिरकत की हुई है, दूसरों के पैसे लेने के लिए, डॉलर्स के लिए हमने वहाँ पे शिरकत की है और वहाँ पे हमने मारे खाई हैं। अब हमें क्या ज़रूरत थी कि अफगानिस्तान के साथ हम अपने हमसाया मुल्क के साथ अमेरिका के कहने पे जंग छेड़ के बैठ जाएं? पहले आप इस काबिल खुद हैं, आपकी इकोनॉमी इस काबिल है, ठीक है, कि आप जो है वो अरबों डॉलर का नुकसान भी करवाया, लोगों की जानें भी गई, आपका तो काम ही नहीं बनता था, दुश्मनी भी क्रिएट की, और ऐसी अब दुश्मनी खड़ी हो गई है कि वहां से अब हमारे साथ उनके जो सरहदी तनाव है वो हमेशा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर यही हालात रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो शायद ऐसी ही सिचुएशन बनेगी जैसे इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की है कि यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता, बॉर्डर पे फुल सिक्योरिटी टाइट है। शायद ऐसा ही हमें आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान के मामले में देखने को मिल सकता है। यही देखिए ना, ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले, ठीक है, बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद आप आगे चलते हैं, उसका क्या कहते हैं, भूटान का आपके सामने है, नेपाल का आपके सामने है। अब मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दें कि जिसके साथ इंडिया के ताल्लुकात बुरे हो। कनाडा का रिसेंटली मसला हुआ था, इशू चल रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कनाडा को थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ा था, ठीक है। तो अच्छा, ट्रेड उनकी भी नहीं बंद हुई। मजे की बात, चाइना के साथ भी तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं भी पहले भी यही बात कर रहा था एक वीडियो में, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रेड बंद हो गई है। देखिए वो ट्रेड चल रही है, तो देखिए मैंने आपको बड़े बड़े जो मेजर मुल्क थे वो आपको गिनवा दिए कि उनके साथ कैसे ताल्लुकात है। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान की तरफ आते मैं कहता हूँ इसराइल और गजा की भी बात कर लें, इसराइल के साथ भी बड़े बेहतरीन ताल्लुकात है उनके, और गजा में उन्होंने एड भेज दी, गजा में भी उन्होंने एड भेजी, इसराइल के साथ भी। अब पाकिस्तान के देखे, पाकिस्तान के ताल्लुकात किसके साथ बेहतर? अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला चल रहा है शुरू से, बांग्लादेश के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। पिछले 5 या 10 सालों के अंदर बांग्लादेश का कोई हेड ऑफ द स्टेट या कोई उनका गवर्नमेंट का बंदा पाकिस्तान नहीं आया, ना पाकिस्तान से कोई गया है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात सिर्फ इस हद तक है कि हमें खजूरें मिलती हैं, सदके में मिलती हैं खजूरें, ठीक है। हमारी कौम के लिए ये देखें कि हमारे लिए ये कितनी शर्म का बाइस है कि हमारी कौम को सदके मिलते हैं, ठीक है, और ज़कात मिलती है। अच्छा, कौन से ऐसे 2, 4, 5 चले 4 इस्लामिक कंट्रीज बता दें जिनके साथ हम ये कह सकें कि भाई पाकिस्तान के रिलेशन उन कंट्रीज के साथ ज्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया? तुर्की का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बेहतर है, लेकिन वो भी वो G20 में Y20 में आया था, कश्मीर में उनका, जी वो भी आया था। तुर्की तुर्की ने पहले भी तो स्टेटमेंट्स दी थी ना, जब ये गजा और इसराइल का मामला चल रहा था कि हम ये खड़े हैं, लेकिन बाद में वो बैकफुट पे चले गए थे। इस टाइम जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस टाइम हर डिप्लोमेसी चलती है। लोग जो है ना वो इस तरह नहीं चलते कि आप एक स्टेटमेंट ऐसे दनादन देते रहते हैं। ये मेरा इस्लामिक ब्रदर कंट्री है और इसके साथ हूँ, बस ये चाहे जो मर्जी करे, ये चाहे भूखा है नंगा है, बस इस्लामिक ब्रदर कंट्री है और इसकी पॉलिसीज जितनी मर्जी खराब है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहे नहीं है, यहाँ पे चाहे बनाना रिपब्लिक का एक माहौल है, लेकिन मैं ये इस्लामिक कंट्री है तो इसके साथ हूँ। अब बनाना रिपब्लिक का माहौल आप खुद इस हिसाब से लगा लें कि अब रिसेंटली हमारे मुल्क में एक इशू चल रहा है साइफर केस वाला। जी बिल्कुल, ठीक है। अब साइफर केस के अंदर पहले वो कहते थे कि साइफर केस साइफर है ही नहीं है, और अब उसी साइफर पे 10 साल सजा दे दी गई है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे ज्यादा बनाना रिपब्लिक क्या होगा ये मुल्क। इमरान खान को 10 साल की सजा उस बेस पे दी गई, अभी साइफर को तो कह रही है झूठ है। ठीक है। अब देखिए, इमरान खान एक वाहिद था जिसके पास बाकी पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट थी, उसके पीछे यूथ की सपोर्ट थी और अवेयरनेस थी, और वो अगर आता तो उसने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर, उसने वो जो
गुरुद्वारा खोला था ये ननकाना साहब वाला, तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया था। करतारपुर, ठीक है, कॉरिडोर, उससे बहुत सारे सिख भाई जो है वो आए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन होती है, गलत भी हो सकती है, कि अगर इमरान खान, ये क्यों होता है कि मतलब इमरान खान साहब जो करें वो कहते हैं कि मैं ही करूँ इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, तो ठीक है, अगर नवाज शरीफ करेंगे तो वो गद्दार हो जाएंगे, वो मोदी के यार हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की भी या उनकी पार्टी की भी यही सोच और पॉलिसी रहती है कि अगर मैं रिलेशन बेहतर करूं तो वो ठीक होगा, अगर मैं ट्रेड को ओपन करूं तो वो ठीक होगा, अगर इमरान खान की पार्टी करेगी तो ये इसका मतलब है लो जी ये इंडियन एजेंट है। यानी ऐसी ये पॉलिसी मुझे नहीं, हम तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगा, हम तो उसको हमेशा वेलकम करेंगे और उसके इस पॉइंट को हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और हमें सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम उस स्टेज के ऊपर है कि हमें जरूरत है लोगों की, ठीक है। और पाकिस्तान में आम पब्लिक के हालात है वो हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले बताओ मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं, बेनिफिट आपको ये आपका कोई टैलेंट हुआ वो हम दिखा सकेंगे, लेकिन सवाल सिंपल सा एक सवाल है, अगर इधर को मैं फ्री में इंटरव्यू देना। अच्छा चले ठीक है जी, फ्री में इंटरव्यू। अच्छा वो कहते हैं फ्री में इंटरव्यू नहीं देंगे, ये देखिए ये तो इस समय हमारी सिचुएशन है, अपने हक के लिए नहीं फ्री में बोलेंगे। जी नहीं, आपको नहीं लगता अपने हक के लिए बोलना बेहतर है? हाँ, तो आप लोग को लाइक मिलेगा, हमें क्या मिले, कुछ भी नहीं मिलता है। चले ठीक हो गया, ये भी एक सोच। अच्छा दिलशाद भाई, चलें ठीक है, मुझे ये बताइएगा क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की जो यूथ है, जितने भी लोग हैं, उनमें अवेयरनेस किस तरीके से आ सकती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे जब आप जियो पोलिटिकल हालात से वाकिफ होगी हमारी यूथ, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और ये जो झूठ का पलंदा मुताला पाकिस्तान है, जिसे पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं, उससे बाहर आएगी, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को देखा जाएगा, उसके बाद जो एक एस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया हमारे यहाँ घुमाया जाता है और उसको हल्का सा मजहब का टच दे दिया जाता है ताकि वो अवाम के दिल में रच बस जाए, उसको अगर खत्म कर दिया जाएगा तो इससे हालात काफी बेहतर। अच्छा 23 मार्च भी है, 23 मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 23 मार्च में देखें, 23 मार्च के अंदर इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, अब देखें इसमें क्या 23 मार्च मतलब 23 मार्च में पाकिस्तान ने अपनी रेजोल्यूशन पास की थी कि पाकिस्तान बनने वाला है और इसमें काफी सारे लोगों की खिदमात भी है, लेकिन हम उन लोगों को भूल गए हैं जिन लोगों ने, जैसे कि दुल्ला भट्टी कैरेक्टर था एक, भगत सिंह एक कैरेक्टर था, उसके बाद रंजीत सिंह एक कैरेक्टर था जिसने मिलके अंग्रेजों के साथ जंग की है, ठीक है, और अंग्रेजों को पंजाब पे काबिज नहीं होने दिया। ठीक हो गया। रंजीत सिंह एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसके बाद दुल्ला भट्टी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों को जो कैरेक्टर है इनको भी हीरो से, मैं तो कहता हूँ कैरेक्टर में हीरो से, और इन चीजों, इन हीरोज को भी हमें डिस्कस करने की जरूरत है, इन हीरोज को भी अपनी बुक्स में, अपने सिलेबस में ऐड करने की जरूरत है भाई, जिन्होंने वाकई में अपनी जमीन के लिए जाने दी है, लड़ाइयाँ की हैं, लोगों के सामने, मतलब गोरों के सामने खड़े हुए हैं, वो डिस्कशन ही जी। इस मामले में जो सिख कौम है वो बड़ी बहादुर कौम है और मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि उन्होंने, जब ये पाकिस्तान और इंडिया की भी पार्टीशन नहीं हुई थी उससे पहले तक अगर अंग्रेजों के साथ सबसे अच्छा मुकाबला किसी ने दिलेरी के साथ किया तो वो सिख कौम ने किया है। उसके अंदर से मेन आपको दो कैरेक्टर, जो दो हीरोज है, एक रंजीत सिंह और एक भगत सिंह, वो आपके सामने है, ठीक है। तो इसी तरह मुसलमानों ने भी उसमें किया और हिंदुओं ने भी किया, ईसाइयों ने भी किया, सब लोगों ने मिलकर किया। लेकिन फिर ये तो नाइंसाफी है ना कि अगर हम सिर्फ किसी एक मजहब या किसी एक कम्युनिटी के लोगों को हीरो बना दें, बाकी सबका नाम ही दबा दें, और इवन उन लोगों को हीरो बना दें जो इस खित्ते के, इस जमीन के थे ही नहीं, दूसरे किसी कंट्री, दूसरे एरिया से आए, यहाँ पे आए अपने मकसद के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जिस भी काम के लिए, और उन्हें हमने हीरो बना दिया, उनके नाम पे टैंक भी बना दिए। हाँ जी, ये देखे ना, वो जैसे वो पिछले बना भी था गौरी मिसाइल, गौरी और पृथ्वीराज चौहान और इनकी जो आपस में एक जंग हुई थी, वो शायद मैं तारीफ में नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो वो हुआ। लेकिन अब देखें हमारे यहाँ जब अंग्रेज इस खित्ते में दाखिल हुए थे तब भी मुसलमान हुकूमत कर रहे थे और इनको ये 100 साल तक, 50 साल तक पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पे मसाले लेने आए हैं या आपका मुल्क लेने आए हैं। उसके बाद हमने एक लंबी कैद 100 साल की काटी, लेकिन अभी तो हम तो अभी भी 75 साल से कैद ही काट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज है। जिस मुल्क का एजुकेशन बजट और हेल्थ बजट 100 अरब से कम होगा, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उस कौम के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या फैसिलिटीज़ होंगी। आप यहाँ पे चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको एक बेड पे 6 पेशेंट्स नजर आएंगे, ठीक है, ये हालात हैं। और महंगाई इस टाइम बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और आने वाले दिनों में जब हमने IMF से ट्रेंच लेनी है, उसके बाद गैस महंगी होनी है, बिजली महंगी होनी है, और वो भी IMF के कहने के मुताबिक होनी है, $400 का डॉलर होने वाला है, और उसके बाद फ्यूल के क्या प्राइसेस जाएंगे। और वो तो अभी ऑलरेडी फ्यूल की तो अभी खबर आ रही है कि महंगा हो गया। अच्छा, आपने ये बोला कि भाई मुसलमानों की हुकूमत रही थी जिस टाइम पे अंग्रेज आए, तब भी मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन वो मुसलमान इस जमीन के नहीं थे, वो तो तुर्क थे, वो दूसरे मंगोल थे। बेसिकली ये जितने, मैं आपको करेक्ट करता चलूं, जो मंगोल, मुगल और तुर्क, ये सारे
चंगेज खान की औलाद में से ही हैं, ये बेसिकली मंगोल ही हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल एशियंस थे, ये वहां से उठ के यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आके हुकूमत की। बाबर बेसिकली अफगानिस्तान से उठ के आया था ना, काबुल से उठ के आया था, और उसने आके यहाँ पे हुकूमत बनाई थी और फिर वो हिंदुस्तान के अंदर ही रह गए। और जो कुछ उन्होंने किया इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि रियलिटी क्या है, किस मकसद के लिए वो हिंदुस्तान में आए और फिर किस मकसद के लिए उन्होंने यहाँ पे आके इस्लाम के ऊपर वर्क किया। मतलब हमें जो बताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया से उठ के यहाँ पे आए और यहाँ पे इस्लाम के परचम को बुलंद किया, उसके पीछे क्या रीजन थी वो भी कभी हम डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक। इस्लाम का परचम ऐसे बुलंद नहीं होता कि आपने हरम में 6,000 औरतें रखी होती है और ये आप इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं ना। ये मुसलमान, ये जो मुसलमान हुक्मरान है, क्या इनको ये चीजें जेब देती है कि 6,000 औरतें इन्होंने वो अपने पास रखी हुई थी हरम के ऊपर? तो ये हमारी हिस्ट्री में कहीं पे बताया जाता है, जो हमें मुतालिया पाकिस्तान सोशल स्टडीज या पाकिस्तान ये वहाँ पे तो नहीं बताया जाता, क्योंकि ये वहाँ पे वहाँ पे तो ये बताया जाता है कि पेशा वराना सलाहियतें हैं हमारी डैश 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 की, तो वो बताया जाता है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक हो गया दिलशाद भाई, आपसे बात करके और मतलब ये है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करके अच्छा लगता है। मुझे ये लास्ट में बताइएगा, क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसी सोच, मतलब ये है कि जो सोच आपकी है वही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चले और सच चले। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज, मैं ओपनली कहता हूँ, आपसे भी इसके ऊपर ओपिनियन लूंगा, मैं ओपनली एज ए पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी कंट्री अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट बात करूंगा। खास तौर पे पाकिस्तान के लिए कुछ गलत करेगा तो मैं अगेंस्ट बात करूंगा, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि अगर पाकिस्तान में भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी बात करें कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं। इंडिया के साथ हम ये गलत कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ खास तौर पे हम ये चीज गलत कर रहे हैं, तो ये मेरा बोलना बनता है। आप क्या कहते हैं? जी मैं कि ये मोहब्बत की निशानी नहीं पाकिस्तान से कि भाई आपने सिर्फ पाकिस्तान के हक में बोलना है, अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ सच के ऊपर खड़े होगे तो आप मोहब्बत नहीं करते? हाँ, अगर आप यहाँ पे खड़े होके इंडिया को गालियां दें, कहें कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, तो फिर आपकी बड़ी वाह वाह होगी। ठीक है, ये तो एक आप एमको की जन्नत में रहने वाली बात है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप ये कहेंगे यार पाकिस्तान का ये मसला है तो इसको हल होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इमेज बेहतर होना चाहिए, आप माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक मत करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके आए, लोगों को बोलने का मौका दें, किसी इदारे को मुकद्दस गाय मत बनाएं, तो आप गद्दार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना है और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है। क्या? ठीक है, और वो ये अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं। ठीक है, और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत करें, तो आपके ऊपर काफिर का फतवा लग जाएगा। तो पाकिस्तान में ये चीजें बड़ी आसान है। अभी मैं अपनी गवर्नमेंट के सामने यही अपील करना चाहता हूँ, जो हमारी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, वो एक पेज पे इकट्ठे हों, सब पॉलिटिकल लीडर्स, उसमें पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें, आप उनको ऑन बोर्ड लें, वो बैठे और बैठ के फैसला करें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म करना है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स के साथ रोल खत्म। उनका काम है सिक्योरिटी करना, बेशक करें, ठीक है। और कायद ने भी हमें ये कहा था कि जो सिविलियंस हैं उन्होंने बनानी है पॉलिसीज, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने पॉलिसीज बनाने नहीं बैठ जाना। ठीक है, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिटिकल लीडर्स बैठे एक पेज पे आए, एस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल खत्म कर दें, उसके बाद 20 या 25 साल या 30 साल का एक प्लान बनाएं और उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लेकर उसको एतमाद में लिया जाए। और उसके बाद ये कम अज कम 4 से 5 असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, 4 से 5 यानी 25 साल तकरीबन डेमोक्रेसी प्रॉपर चलेगी, फिर चलेगी। क्योंकि आप देखिए ना, अभी तो हम एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर हैं, अभी तो हमने एक कदम भी आगे नहीं उठाया और अभी हम जितना पीछे जा चुके हैं, आप खुद सोचे। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि 46 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करने हैं इसी साल के अंदर, और पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9 अरब डॉलर के हैं। अब इसमें खुद आप डिफरेंस देख लें कि वो हम किस तरह वापस करेंगे, और वो वापस कैसे होगा? IMF की ट्रेंच लेनी पड़ेगी, IMF की ट्रेंच लेंगे, बिजली गैस महंगी, हर चीज महंगी होगी, और जो एक गरीब आदमी है वो किस तरह सर्वाइव करेगा? यही चीजें हैं। दिलशाद भाई से बात करके अच्छा लगा, इनकी ओपिनियन, और खास तौर पे इन्होंने बोला कि भाई अगर आपने पाकिस्तान से गद्दारी का अगर कोई फतवा लेना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो आप इंडिया की तारीफ करते हैं। और खास तौर पे मिनॉरिटीज की अगर बात कर ले 1, 2, 3, 4 दफा या मुसलसल मिनॉरिटीज के ऊपर बात करेंगे तो या तो ये कह दिया जाएगा इसने मजहब चेंज कर लिया है, इसे बाहर से पैसे आते हैं, इसने मजहब चेंज कर लिया है, ये सिख हो गया, ये हिंदू हो गया, ये चीजें। और मतलब
और ये जो मैं एक और दावा देता हूँ, ये जितने बड़े दावेदार बने फिरते हैं इस्लाम के ठेकेदार, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ आके डिस्कशन करें। हाँ, बिल्कुल। मैं इनको साबित करता हूँ कि आपके अंदर ईमान कितना और मेरे अंदर ईमान कितना। ठीक हो गया जी। जो भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से, दुनिया से, कहीं से भी, जिसको ज्यादा शौक है इस्लाम का ठेकेदार बनने की, वो मुझे मैसेज कर सकता है, वो कमेंट पे नीचे बताए, मैं उसके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात की है। मैं गलत हूँ, मैं भी दिलशाद भाई गलत हूँ, उनकी अपनी एक ओपिनियन है, गलत हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम गलत हैं तो विद लॉजिक, विद प्रूफ आए, डिबेट करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन की बेहतरी के लिए, इंसानियत के लिए आए, बात करते हैं। बात करेंगे तो ही किसी मसले का हल निकलेगा। आपको दिलशाद भाई की बातें, मेरे सवालात कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक हो।